Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goel Commerce classes. In this video we cover the next part of case studies of macroeconomics, जिसमें बच्चों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दो केस स्टडीज़ करवाई थी। आज आगे हम करेंगे। आज जो केस स्टडी का नाम है दैट इज़ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2020। बेटा इसमें की इंडिकेटर्स ऑफ आरबीआई के गिवन हैं और करंट रेट टेबल गिवन है। तो उससे पहले हम लोग केस स्टडी से करने से पहले मैं आपको इंडिकेटर और करंट रेट बता रही हूँ, और फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के बाद फिर केस स्टडी में जो 2 लाइनें दी हुई हैं उसको रीड करेंगे। तो फर्स्ट इंडिकेटर आपको पता ही है CRR होता है, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, जिसमें CRR आपका 3%, SLR रेट 18.50, रेपो रेट इज़ 4% एंड रिवर्स रेपो जो कि हमेशा कम होता है 3.35%, बैंक रेट इज़ 4.65%। तो फर्स्ट कि व्हाट डज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी 2020 मीन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द बैंक रेट मीन। Which of the next question, which of the following is quantitative credit control technique of RBI? And last question of this case study, cut in reverse repo rate is likely increase or decrease the demand for goods and services in economy during COVID-19 lockdown। तो बच्चा जैसे इसमें बैंक रेट का मीनिंग पूछा गया है, क्वांटिटेटिव टेक्निक पूछी गई है, और रिवर्स रेपो रेट में अगर कट करते हैं तो इससे जो डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज की क्या होती है, और आपको पता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी क्या है। ये हैं तो बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन इससे देने से आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। नाउ वी रीड द केस स्टडीज़ का रिमेनिंग पार्ट। On 9th October 2020, RBI has kept the repo rate unchanged at 4% and reduced the reverse repo rate to 3.35%. In addition to that, बैंक रेट स्टैट एट 4.65, जो इसने वही थे जो आपको मैंने करंट रेट और इंडिकेटर्स में बताए हैं। दिस हैज़ बिन डन टू लिमिट द डैमेज टू द इकॉनमी कास्ड बाय कोविड-19 एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन्स। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है। इसके ऑप्शंस हैं, it is the policy formulated by RBI in 2020 related to expenditure and taxation of the government. Second, it is the policy formulated by RBI in 2020 related to money matters of the country. Third, it is the policy formulated by RBI in 2020 related to government budget. And fourth, it is the policy formulated by RBI in 2020 relating to the distribution of credit among users as well as the rate of interest on borrowings and lendings। बच्चे आप लोगों को पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें आपका जो होता है उसमें बैंक रेट होते हैं, और उसमें आपका जो बोरिंग्स से और लैंडिंग और सेविंग के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होती है। क्योंकि पहली आपने ऑप्शन में एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन कहा, दैट इज़ एन फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और जो मनी मैटर्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट अपनी उसमें दूसरे पॉलिसीज़ में डिस्कस करती है, और गवर्नमेंट बजट में वो आपका प्लान करती है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को। तो ये पॉलिसी जिसमें आपको CRR, SLR, रेपो रेट के बारे में बताया गया है, दैट इज़ कि सिर्फ क्रेडिट अमंग यूज़र एज वेल एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग एंड लैंडिंग के बारे में डिस्कस की जाती है। तो इसमें आंसर आएगा फोर्थ। बैंक रेट का क्या मीनिंग है, तो आपको ऑप्शन से पहले ही पता होना चाहिए कि बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन आता है आपका रेपो रेट में, और लॉन्ग टर्म के लिए हम बोलते हैं उसको बैंक रेट। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर द लॉन्ग टर्म, तो ये आपको पहले ही इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आंसर लिख देना है। और क्वांटिटेटिव कंट्रोल क्या होता है, देखिए CRR, SLR, रेपो रेट, ऑल ऑफ दीज। तो जो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ
क्वांटिटेटिव में सारी ही हैं CRR, क्योंकि क्वालिटेटिव में आपका एक्सपेंडिचर वगैरह आते हैं, मार्जिन कोटा आ जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ जाते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव में CRR, SLR, रेपो रेट ऑल विल कम एंड कट इन रिवर्स रेपो रेट। अगर आपका रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज, उससे क्या होगा, द डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज इन इकॉनमी ड्यूरिंग कोविड-19 विल बी इंक्रीज, क्योंकि जो लोग अगर वो उसको अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो RBI को लोन देने की बजाय अपने कंज्यूमर्स को ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगी। तो दैट्स वाई कि जो अगर रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस होगा तो डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी, दैट इज RBI extend CRR and SLR relaxation for the 3 more month। इसकी हेडिंग ये है कि RBI extend CRR and SLR relaxation for the 3 month। तो इसमें केस स्टडी को पढ़ने से पहले अब आपको जैसे क्वेश्चन डायरेक्टली, द फुल फॉर्म ऑफ CRR एंड SLR, तो आपको ये मालूम ही है CR का नंबर जो होती है कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लीगल रेशो होती है जो आपकी कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो आपने इसमें स्टैट्यूटरी लीगल रेशो होती है, लीगल रिजर्व्स, तो इसमें देखो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। करंट रिजर्व, ये पहला गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व्स नहीं होते। आगे है तीसरा करंट रिक्वायर्ड रेशो, ये भी गलत। फोर्थ है कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी को भी नहीं देखता। तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व्स। तो इसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसने सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ये मैं आपको ऊपर केस स्टडीज में से पता लगेगा। SLR इम्प्लाइज, ये भी आपको ऊपर यहाँ नीचे से पता लग जाएगा कि SLR इम्प्लाइज क्या होता है। देखिए ऑप्शंस में सर्टेन परसेंटेज ऑफ द टोटल बैंक डिपॉजिट हैज़ टू बी केप्ट इन करंट अकाउंट विद RBI। देखिए आपको मीनिंग ही क्लियर हो जाना चाहिए। जो कैश रिजर्व रेशो होती है दैट इज़ टू बी डिपॉजिट बाय बैंक इन द करंट अकाउंट विद RBI, और यहाँ पे SLR क्या होती है कि बैंक को खुद ही डिपॉजिट अपने पास रखना होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन है सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स हैज़ टू बी केप्ट बाय बैंक विद देमसेल्फ, तो बी इज़ द राइट आंसर। और डिक्रीज इन CRR, अभी आपको हमने पिछले में भी करा, तो CRR रिड्यूस हो जाएगी तो बैंक जो कस्टमर हैं, लेंडर्स हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, रिजर्व की बजाय वो ज़्यादा लैंड करेंगे, बैंक वाले ज़्यादा उनको उधार पे देंगे, तो राइज इन एग्रीगेट डिमांड। नाउ वी कम टू द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं लेकिन इसमें रेट आपको पैराग्राफ में से मिलेंगे। तो अब हम लोग इसका पैराग्राफ रीड करेंगे। कीपिंग इन व्यू द कंटिन्यूइंग ऑफ हार्डशिप faced by bank in terms of social distancing of staff and consequent strength on reporting requirement, the Reserve Bank of India has extended the relaxation of the minimum daily maintenance of the CRR of 80% for up to September 25, 2020. Currently जो CRR है that is 3% and SLR is 18.50. फिर as announced in the Statement of Development and Regulatory Policy of March 27, 2020, minimum daily maintenance of CRR was reduced from 90% of the prescribed CRR to 80% effective for the fortnight beginning March 28, 2020 till June 26, 2020। दैट यानी कि पहले वो मार्च में डिपॉजिट होनी थी जून तक, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है सितंबर 25 का, जो कि RBI की स्टेटमेंट है। बच्चे आप लोगों को मनी मल्टीप्लायर का अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको डायरेक्टली दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास रेशोज गिवन है, परसेंटेज गिवन है। आपको मालूम होना चाहिए कि मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ये दोनों LRR, लीगल रिजर्व रेशो। तो लीगल रिजर्व रेशो, लीगली जो रेशो होती है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ CRR प्लस SLR। तो अगर आपका CRR और SLR है
तो इसमें CRR आपको 3%, SLR है 18.50 और फॉर्मूला मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LRR। तो LRR इनका कॉम्बिनेशन किया, प्लस किया तो 21.50 और 1 से डिवाइड करेंगे उसको, 1 डिवाइडेड बाय 21.50 तो आंसर आपका आ जाएगा 4.65। आंसर इज द C। नाउ बाकी सारे आपके ऑप्शंस हो चुके हैं। तो इस तरह से अगर आपको चैप्टर की बेसिक नॉलेज है और आपको ऊपर रेशोज़ में भी गिवन है तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। नाउ वी रीड द अनदर। अब इसमें हम लोगों को ट्रेड डेफिसिट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट मैं केस स्टडीज़ आपको पढ़ूंगी उसमें क्वेश्चन क्या क्या है पहले वो देखेंगे। व्हाट डज ट्रेड डेफिसिट मीन। सेकेंड, India's trade deficit with China dipped to 48.66 million 1920 में, फिर वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हाउ मच was import of good from China in 2018-19 और चाइनीज़ की FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ डिप टू 163.78। ये डाटा आपको केस स्टडी में गिवन है। और जैसे इसमें 2019-20 में 229 मिलियन प्रीवियस फिस्कल हो गया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा BOP पोजीशन पर। तो अगर आपको बेसिक टर्म्स चैप्टर की पता है तो आप इजीली कर लेंगे। तो इसमें देखिए, पहले मैं आपको पैराग्राफ केस स्टडी है वो पढ़ के सुना रही हूँ। इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना डिप टू 48.66 बिलियन यानी कि डॉलर हैं ये, इन 1920 रुपीज़ लगा लीजिए। इन 1890 एक्सपोर्ट्स टू चाइना इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर कितना था 18.9 बिलियन और ट्रेड डेफिसिट हुआ 53.56। तो चाइनीज़ FDI डिप हो गई यानी कि कम हो गई 163.78 मिलियन 1920 में और 220 मिलियन इन द प्रीवियस फिस्कल में। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। तो ट्रेड डेफिसिट अभी मैं आपको ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आपको पता लग जाएंगे। First, the value of export of goods and services is less than the value of import of goods and services. The value of second option, the value of import of mercantile is more than value of export of mercantile. Negative balance of account of trade in goods and services and transfer. Foreign exchange payment on account of visible item are in excess over the receipt of visible items. बेटे देखिए, चारों ऑप्शन में से दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हमारे ट्रेड डेफिसिट को मीनिंग को क्लियर करते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका मर्केंटाइन जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले में, और जो हमने पेमेंट करनी है वो ज़्यादा करनी है, जबकि हमारे पास जो रिसिप्ट है विजिबल आइटम्स की भी कम है। ये दोनों इंक्लूड होती हैं। तो B और D आर द राइट आंसर। तो आपने B और D दोनों ही लिखने हैं। क्लियर। इसके बाद आप लोगों का इसमें पूछा गया है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ था वो 48.66 बिलियन 1920 में। तो वो कहता है कि ये किस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ इन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना हैज़ कॉज्ड विद। तो इसमें बच्चे डिक्रीज इन इंपोर्ट किया, तभी तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना गिरावट, डिप्स का मतलब होता है कम होना। अगर वो कम हुआ है तो डिक्रीज इन इंपोर्ट होगा। क्लियर। तो वो कहता है कि हाउ मच वाज द इंपोर्ट ऑफ गुड फ्रॉम चाइना 1819 में। तो बेटा ये ऊपर आपको डाटा दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट टू चाइना इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 18.9 और ट्रेड डेफिसिट यानी कि आपने इतना इंपोर्ट किया था कि तभी आपको घाटा हुआ 53.56। तो इनको अगर प्लस कर देते हैं 18.9 प्लस 53.56, तो ये जो आपका है इसमें इनको टोटल कर दो। तो टोटल करने से आपको टोटल इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका बताया हुआ है एक्सपोर्ट और ट्रेड डेफिसिट। तो उससे डेफिसिट तो जब ही हुआ जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है, तो उतना ही होगा। तो इनको प्लस करने से हमारा आया 72.46। दैट इज़ अ D ऑप्शन। फिर आगे कहा कि चाइनीज़ का जो FDI है वो डाउन हुआ 19 में 229 से। तो व्हाट विल इम्पैक्ट ऑन BOP पोजीशन इन इंडिया। अब एडवर्स है, यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा ये, क्योंकि फिजिकल ईयर में बता रहा है और डिप हो गया है, तो एडवर्स BOP पोजीशन। तो B इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस 3 केस स्टडीज। If you like the video, please share the video because sharing is caring। और अगर आपको इस तरह से और वीडियो चाहिए तो write in the comment box, and for more videos and my appreciation please subscribe the channel।